What if I told you Python could solve this mathematical mystery in just one line? But wait, can recursion do it even faster? The fifth question is factorial calculator. So here we have to write a program that will calculate the factorial of a given number, and for that, as a user, we have to pass a number to the program, then the program will calculate it and will display by using the print function. मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, जिसके लिए कि एज अ यूज़र हमें यहाँ पे प्रोग्राम को नंबर पास करना है एंड देन द प्रोग्राम विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल एंड बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन प्रोग्राम डिस्प्ले कर देगा फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर करूंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है अलोंग विद द फॉर्मूला एंड विल ऑल्सो टेक अ लुक टुवर्ड्स द एग्जाम्पल ऑफ द फैक्टोरियल। So let's get started with the definition of the factorial. A factorial is the product of all natural numbers from n to 1, where is n is the number जिसका हमें factorial calculate करना है and the factorial sign is denoted by the exclamation mark. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फैक्टोरियल क्या है, वो प्रोडक्ट है सभी नेचुरल नंबर्स का जो n से 1 तक के बीच में आता है। तो यहाँ पे n क्या है, वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो लेट्स से कि मैं ये पहला एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो 3 हमारा यहाँ पे वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है और हमें प्रोडक्ट करना है सभी नेचुरल नंबर का कहाँ तक, 1 तक। तो ये हमने 3 से स्टार्ट किया और फिर हम 1 पे आ गए। तो जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो हमें 6 मिल गया, दैट इज़ द फैक्टोरियल ऑफ द 3। अभी ये मत सोचिए कि यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली में ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, दैट्स डजेंट मैटर एनी मोर। जस्ट सी कि यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है सभी नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग फ्रॉम n to 1 एंड दैट इज़ व्हाट वी डिड हियर एंड वी गॉट 6 एज अ फैक्टोरियल ऑफ 3। तो अब हम समझते हैं कि इस एग्जांपल में कैसे फैक्टोरियल 6 निकाला गया 3 का बाय यूजिंग दिस फैक्टोरियल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे n को मल्टीप्लाई किया जा रहा है n टाइम्स से। वेर इज n क्या है, वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, इस केस में वो 3 है और 3 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स से। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे n टाइम्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड होगा, और वो कैसे एक्सपेंड होगा ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। एंड अदर थिंग कि यहाँ पे हर बार जब भी n टाइम्स एक्सपेंड किया जाएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब कि पहली बार अभी n-1 है, फिर n-2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अब मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको कि n कितनी बार एक्सपेंड होगा, ये डिपेंड करता है n के वैल्यू पे। मतलब कि n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे 3 बार n टाइम्स को रिपीट करता हूँ। तो n-2 और फिर n-3। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे तो जो भी वैल्यू आनी है वो आएगी, लेकिन अगर हम पहले ये कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मैंने 3 पुट किया तो ये क्या बन गया, 0। अब 0 जब मैं आगे ये सभी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है। अब वो गलती ये है कि डेफिनेशन क्या कहता है कि प्रोडक्ट तो करना है हमें सभी नंबर्स का, लेकिन हमें स्टार्ट n से करना है और एंडिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए उसकी। तो हमने स्टार्ट तो n से किया है, हम यहाँ पे 3 पुट करने वाले हैं और लास्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हमने गलती कहाँ कर दी, तो हमने गलती ये कर दी कि हमें ये नहीं लिखना था यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि लास्ट में नंबर हमेशा 1 आना चाहिए फॉर्मूले को सॉल्व करके। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा और वो फिर सारे नंबर्स को 0 कर देगा। इसलिए हमें यहाँ पे n टाइम्स को हमें n की खुद की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस फॉर्मूले को देख के अब एक लॉजिक यहाँ पे ये बन रहा है कि टाइम्स जो है हमेशा n की वैल्यू से एक कम बार ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ 4 है तो फिर यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो n हमारा क्या है, 3 है, उसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे n की वैल्यू रखी 3 तो आया यहाँ पे 2,
फिर यहाँ पे n की वैल्यू रखी 3 तो आया यहाँ पे 1। अब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यानी कि मैं यहाँ पे n टाइम्स को 3 बार ही मल्टीप्लाई करूँगा। पहली बार कर चुका हूँ, दूसरी बार भी कर चुका हूँ, यहाँ पे बस लास्ट बार कर दूंगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हमारे पास 24 आना चाहिए, दैट इज़ 4 का फैक्टोरियल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले n लिखना है, दैट इज़ 4, उसको मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, फिर n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3। फिर हमने वापस मल्टीप्लाई किया, फिर वापस हमने यहाँ पे n की वैल्यू रखी जो कि 4 है, उसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आया। फिर हमने वापस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे n की वैल्यू रखी 4, फिर हमने उसे सॉल्व किया तो 1 आया। और जब हम इस पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर 24 होगा, जो कि 4 का फैक्टोरियल है। ऐसे ही 5 के लिए होगा और ऐसे ही आने वाले सभी नंबर्स के लिए होगा जिसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें फैक्टोरियल कैसे निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, n टाइम्स से। और n टाइम्स कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, मतलब कि n की जो भी वैल्यू होगी उससे एक कम बार ही हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा n का। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लॉजिक बिल्डिंग। तो लॉजिक बिल्डिंग मैं हर क्वेश्चन में करता हूँ और इसको इम्प्लीमेंट करने का मेरा एक ही पर्पस ये है कि मैं बिहाइंड द सीन जाके समझना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में लॉजिक कैसे बिल्ड हो रहा है। मतलब कि एज अ नॉन प्रोग्रामर जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं ये पढ़ के क्या लॉजिकल स्टेप्स इम्प्लीमेंट करूँगा, मतलब कि अपने माइंड को क्या रीज़न दूंगा जब मैं ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। दैट इज़ व्हाट द लॉजिक बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहला लॉजिकल स्टेप ये है कि हमें नंबर डिफाइन करना है कि किस नंबर का फैक्टोरियल निकलेगा। तो सबसे पहला लॉजिकल स्टेप मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ नंबर। सेकेंड लॉजिकल स्टेप क्या है, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सेकेंड लॉजिकल स्टेप। और थर्ड लॉजिकल स्टेप क्या है, कैलकुलेट करने के बाद हमें फिर फैक्टोरियल को डिस्प्ले करना होगा। तो अभी जो मैंने ये 3 लॉजिकल स्टेप्स लिखे हैं ये मैंने एज अ नॉन प्रोग्रामर माइंडसेट के हिसाब से लिखा है। और आप देखिएगा कि कितने आसानी से इन 3 लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए हम प्रोग्रामिंग में फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। मैं यहाँ पे 2 तरीके यूज़ करने वाला हूँ फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। पहला तरीका ये है कि मैं सिंपली लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करूँगा और हमारा फैक्टोरियल निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करूँगा इन द फॉर्म ऑफ रिकर्सिव केस टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल। Which method do you think will win? Default formula or the recursion? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वे टू फाइंड द फैक्टोरियल। सबसे पहला लॉजिकल स्टेप हमारा कहता है कि हमें नंबर पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे n डिफाइन करता हूँ 3, जिसका कि हमें फैक्टोरियल निकालना है। दूसरा स्टेप है कि हमें फार्मूला डिफाइन करना है, तो मैं एक वेरिएबल फार्मूला डिफाइन करता हूँ यहाँ पे और उसमें स्टोर कर दूंगा फार्मूला हमारा फैक्टोरियल निकालने का। अब मैंने यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग ही फार्मूला लिखा है क्योंकि मुझे 3 का फैक्टोरियल ही अभी फाइंड आउट करना है। लास्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन द फैक्टोरियल ऑफ। तो अब हम ये प्रोग्राम जब रन करेंगे तो हमें 3 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। देखते हैं। सो हेयर वी हैव द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6। लेट्स ट्राई विद अनदर नंबर। तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ। लेट्स से कि हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, लेकिन अब फॉर्मूले में भी हमें चेंज करना होगा क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे जैसे नंबर चेंज होगा यानी कि n की वैल्यू चेंज होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे n टाइम्स भी चेंज होगा। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने बोला था जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक बार कम ही यहाँ पे n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4 है यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो अगली वैल्यू क्या होगी, n-3। तो मैंने यहाँ n-3 कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो लेट्स रन द प्रोग्राम। Here we have the factorial of 4, that is 24. Let's try with another number. अब मैंने नंबर 2 लिखा है यानी कि हमें n को एक बार ही मल्टीप्लाई करना है।
इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार इरेज हो जाएगा। और लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। सो हियर वी हैव द फैक्टोरियल ऑफ 2 इज़ 2। वैसे तो ये कोड बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखेंगे और जैसा ही फॉर्मूले में चेंज करेंगे हमें उस नंबर का फैक्टोरियल प्रोग्राम दे देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कोड में, और वो ये है कि जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी हमें फॉर्मूले को भी कस्टमाइज़ करना होगा। बट लेट्स अज्यूम अ कंडीशन कि कितना अच्छा होता है कि फॉर्मूला सेम रहता हर बार, और जब भी n की वैल्यू चेंज होती हमें इस सेम कोड के साथ ही फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस दूसरे स्टेप की, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इस डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिकर्सिव केस। Oh, really? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो फंक्शन के लिए यूज़ होता है डेफ, ये यूज़ करना होगा। फिर अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स हमें फंक्शन का नाम डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम डिफ़ाइन कर रहा हूँ फैक्टोरियल, और मैं इस फंक्शन को एक पैरामीटर पास करूँगा n, जो कि एज एन आर्गूमेंट स्टोर करेगा वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल डिफ़ाइन करना है। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, और सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जिसका फैक्टोरियल डिफाइन होता है वो केस यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो 0 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका फैक्टोरियल डिफाइन होता है। और फाइनली मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके वैल्यू रिटर्न कर दूँगा। मतलब कि अगर n इज इक्वल टू 0 होता है तो उसका फैक्टोरियल 1 होगा। अब मैं एल्स कंडीशन डिफाइन करूँगा, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा फैक्टोरियल डिफाइन करने के लिए। तो n मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में n-1। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। मैंने बोला तो था कि हम कस्टमाइज फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन वो कस्टमाइज फंक्शन क्या है, वो एक रिकर्सिव केस है। मतलब कि जहाँ पे फंक्शन अपने आप को खुद ही फंक्शन के अंदर कॉल करता है। तो वो कॉल कैसे करेगा, जब मैं यहाँ फंक्शन कॉल करूँगा तब। तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा, मेरा फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। तो अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया है अलोंग विद द कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड द फंक्शन दैट इज़ फैक्टोरियल। यानी कि ये हमारा फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर ही तो ये कोड ऑफ ब्लॉक है। मतलब कि ये कोड ऑफ ब्लॉक भी तो एग्जीक्यूट होगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर डिफाइन करूँगा जो कि स्टोर करेगा वो नंबर जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रिजल्ट डिफाइन करूँगा, और इसके अंदर मैं कॉल करूँगा फंक्शन दैट इज़ फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो n पैरामीटर मैंने पास किया था, यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल नंबर स्टोर कर दूँगा, क्योंकि वेरिएबल नंबर के अंदर यहाँ पे वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। एंड फाइनली फिर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा फैक्टोरियल डिस्प्ले करने के लिए। So let's first run the program, then we will understand the code. So here we have the factorial of 3 is 6. Let's try with another number. So here we have factorial of 5, that is 120. Let's try with another number. So here we have the factorial of 4, that is 24. तो आपने देखा कि हमने कोड में कोई भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे मैंने बोला था कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला है वही यूज़ करूँगा, और उसको यूज़ करते हुए ही हम कोई भी नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई डिड हियर, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्राम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनली हमें फैक्टोरियल रिजल्ट प्रिंट करके देगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रोग्राम देखेगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर डिफाइन किया है जहाँ पे वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्राम देखेगा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, और इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल नंबर एज एन आर्गूमेंट पास किया गया है। इसके बाद पाइथन कमांड आ जाएगा इस फंक्शन पे। यहाँ पे देखेगा कि n की वैल्यू उसे एज एन आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर दी गई है, तो फंक्शन कॉल हो सकता है। इसलिए फिर पाइथन कमांड इस ब्लॉक ऑफ कोड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आके फिर वो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में चेक करेगा कि पहला कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर पहला ट्रू है
तो यहीं पे पहला कंडीशन का जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम रुक जाएगा। लेकिन अगर पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो प्रोग्राम फिर दूसरे कंडीशन पे आएगा और फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी लिखा गया है यहाँ पे वो फॉलो अप करेगा, और फाइनली इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, जो भी रिजल्ट मिलेगा प्रोग्राम को, वो रिजल्ट वो यहाँ पे इस प्रिंट फंक्शन में जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें स्टोर कर देगा और फिर हमें एट द एंड फैक्टोरियल की वैल्यू दिखा देगा। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ये कोड ऑफ ब्लॉक फॉलो किया जाएगा, ये कोड ऑफ ब्लॉक फॉलो किया जाएगा जो कि इस फंक्शन के अंदर है, और तीसरा लास्ट स्टेप है ये कोड ऑफ ब्लॉक फॉलो किया जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कोड नाउ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को एक पास किया एक पैरामीटर n, जो कि एज एन आर्गुमेंट वो नंबर स्टोर करेगा जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन किया है जिसे कि दो केस में डिवाइड किया है, बेस केस दैट इज़ डिफ़ॉल्ट केस एंड सेकेंड केस रिकर्सिव केस। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइथन कमांड क्या करेगा, ये बेस केस को चेक करेगा, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट का रूल है वो आपको पता होगा कि एक बार में एक ही कंडीशन ट्रू होगी, और अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ़ के नीचे जितने भी कंडीशंस होते हैं चाहे वो एलिफ हो या एल्स हो वो सारे फॉल्स ही कंसिडर किए जाएंगे। तो सबसे पहले पाइथन कमांड इफ़ कंडीशन को चेक करेगा, मतलब कि n की वैल्यू अगर 0 हुई तो हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो प्रोग्राम इस कंडीशन को ट्रू होते ही डायरेक्ट प्रिंट कमांड पे आ जाएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो फिल करके फैक्टोरियल डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो रिकर्सिव केस को कॉल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिकर्सिव केस पे पाइथन कमांड आएगा और यहाँ पे जो वैल्यू फिल करेगा जो कि n की होगी, और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए फैक्टोरियल कैलकुलेट करके फिर फाइनली कमांड इस प्रिंट फंक्शन पे आ जाएगा और यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू फिल करके फैक्टोरियल की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड इसलिए यूज़ किया है और वो फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता है, वो इसलिए क्योंकि रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है ना वो फंक्शन के बाहर लेके आता है और प्रिंट स्टेटमेंट को पास करता है। तो जैसी जो भी कंडीशन ट्रू होगा, चाहे कंडीशन पहला ट्रू हो या दूसरा ट्रू हो, तो उसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू भी फंक्शन से बाहर आएगी और फिर फाइनली वो वैल्यू इस प्रिंट स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू द प्लेस होल्डर फिल कर दिया जाएगा और फिर हमें यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। Let me know in the comment section which method would you use in your Python projects, traditional or recursive.